डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं अपने गांव का सबसे शरारती लड़का हूं। मैं अपने गांव का नाम बताना नहीं चाहता क्योंकि मेरी ये कहानी बहुत अटपटी और बहुत खौफनाक है। मैं आपको हंसाना और डराना नहीं चाहता। अब कहानी शुरू करते हैं मेरे इस गांव से। गांव में रहने वाला एक साधारण सा 18 साल का लड़का, जिससे पूरा गांव काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैं उनकी मदद भी करता हूं। हमारे गांव में मुझे कहा जाता है सबसे शरारती लड़का, जो किसी को भी हंसा सकता है और किसी की भी बात पर हंस सकता है। किसी की कितनी भी बड़ी परेशानी हो, मैं उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता हूं और हमेशा खुश रहता हूं, हंसता रहता हूं। शायद इसका कारण है मेरा भाई सौरभ। मेरी हर खुशी के लिए उसने बलिदान दिए। बचपन में मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन वो मुझे बिठा बिठा कर बड़ी मुश्किल से पढ़ाया करता था। मैं ठीक ठाक नंबर ले पाया, लेकिन मेरा भाई फर्स्ट आया करता था। इसके बाद घर में जब परेशानी होती, मैं तो खेलने कूदने के लिए चला जाता, लेकिन मेरा वो बड़ा भाई काम किया करता था। खेतों में काम करता, मजदूरी करता, घर का खर्च चलाता। मैं उससे 6 साल छोटा था, इसीलिए शायद घर का सबसे लाडला बच्चा बन गया था। मुझे काम के लिए कोई कहता नहीं था, लेकिन भाई का मुझे दुख रहता। वो थका हारा जब घर आता, मैं उसके पांव दबाता, उसकी मालिश करता। बस इतना ही काम करता था मैं, इससे ज़्यादा काम नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे भाई की किस्मत थी या उसकी मेहनत, उसे एक सरकारी नौकरी लग गई और इसके बाद हमारी ज़िंदगी सुधरने लगी। उसकी तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी। हम वो फल भी खाया करते थे जो कभी हम खरीद नहीं सकते थे। मेरा भाई मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था और वो चाहता था मैं भी टेस्ट देता रहूं, कहीं ना कहीं मुझे भी जॉब लग ही जाएगी। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और सरकारी नौकरी के लिए जो टेस्ट देने पड़ते हैं वो तो मैं पास कर ही नहीं सकता था। इस तरह परेशानी में मैं घिरता गया, लेकिन मुस्कुराता रहा। मेरा भाई कहीं ना कहीं मुझे सेट करवा ही देगा, इसीलिए मैं ज़िंदगी के मज़े ले रहा था। अब हमारे गांव में जितने भी लड़के थे सभी मेरे दोस्त बने हुए थे। मुझे मुस्कुराता हुआ देख हर कोई जैसे खुश हो जाता था। मैं हर किसी को दुख के माहौल में भी हंसा दिया करता था। और क्या करूं, जब किसी का दुख देखता था तो उसे हंसाने का मन खुद ब खुद करने लगता था। फिर भी हमारे इस गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन्हें मैं भी पसंद नहीं करता था। ऐसी ही थी एक 90 साल की बुढ़िया। वो हमेशा मुझे ताने मारा करती थी कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू बर्बादी की ओर जाएगा। और मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। बेवजह जब भी उसके घर में उसके पोते को खेलने के लिए ले जाने के लिए मैं जाता, वो ताने मारना शुरू कर देती। वो बहुत अड़ियल थी और बस जब वो मेरे सामने आती ना, उसी वक्त मेरी मुस्कुराहट कम हुआ करती थी, वरना मैं हर किसी को खुश रखा करता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबको खुश रहने का मौका देता है, और मुझे एक और मौका मिला था। उस बुढ़िया की मौत हो गई थी। 90 साल की उम्र उसने जी ली थी, इसलिए घर वाले भी ज़्यादा दुखी नहीं थे। लेकिन घर से अगर कोई चला जाए वो रोते ज़रूर हैं। लेकिन जब कोई इतनी उम्र पार कर जाता है तो उसके मातम में लोग खुशियां मनाते हैं कि किसी ने इतनी लंबी उम्र जी है, वो जितना जीना चाहिए उतना जी चुका है। इसलिए जब उसकी अर्थी उठाई गई थी, हर कोई जैसे बातें कर रहा था, थोड़ा खुश था। वहाँ गुब्बारे लगाए गए थे और मैं आगे जाकर नाच रहा था। मुझे क्या पता, मातम में नाचा नहीं जाता, बस थोड़ा खुश हुआ जाता है। तब मेरे 2 झापड़ मारे थे कुछ लोगों ने और कहा था मौत में नाचते नहीं। फिर मैं चुपचाप पीछे हो गया था। उस बुढ़िया को जलाया गया। उसका पोता काफ़ी निराश था और घर में उसी शाम मैंने इतने चुटकुले सुनाए थे कि हर कोई हंस हंस कर पागल होने की कगार पर आ गया था।
उन्होंने कहा था घर में मौत हुई थी। मैंने कहा मौत तो हुई है, लेकिन जाने का दुख मनाना नहीं चाहिए। असल में मैं खुशी मना रहा था। वो बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी। मेरे दोस्त को मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। अच्छा हुआ चली गई, अब भूतों की दुनिया में भूतों को जाकर तंज कसा करेगी। इसके बाद मैं घर आ गया था। लेकिन कहते हैं ना, आपकी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। मेरी खुशी को भी नज़र लग गई थी। हमारे इस गांव के पीछे जंगल लगा करते हैं और वहाँ से कई बार हमें लकड़ी लानी पड़ती है। मेरे भाई ने घर में गैस कनेक्शन तो दिलवा दिया था, लेकिन कभी कभी वो कहा करता था कि लकड़ी के जो कोयले होते हैं ना, उसमें रोटी पकाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। पहले हमारे पास खेत हुआ करते थे, उसमें खेती किया करते थे, लेकिन उन खेतों को बेचना पड़ा था भाई की पढ़ाई के लिए। इस तरह हमारे पास ज़मीन तो बची नहीं थी। अब पेड़ भी हम लगा नहीं सकते थे। लकड़ियों के लिए जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़कर लानी पड़ती। मेरे भाई ने सोमवार को मुझे यह काम दिया था कि रविवार को टिक्का बनाकर खाएंगे। तुम्हें जंगल से काटकर लकड़ियाँ लानी होंगी। और पूरा हफ्ता मैं बस खेलता रहा। कभी शहर चला जाता, वहाँ मस्ती करता। मेरा भाई महीने के 2000 रुपये मुझे दिया करता था और 2000 से मैं मस्ती किया करता पूरा का पूरा महीना। इस बार पूरा हफ्ता निकाल दिया और रविवार को मेरे भाई ने कहा, लकड़ियाँ कहाँ हैं, आज टिक्का बनाने का समय है। और मैं हैरान, डरा हुआ, घबराया हुआ, अरे काम तो किया ही नहीं, अब भैया बहुत गुस्सा होंगे। इसके बाद ये शनिवार की शाम थी और मैंने भैया को कह दिया कि मैं लकड़ियाँ ला नहीं पाया। पहले तो भैया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, उसके बाद वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। वक्त शाम के 6 बजे का था और यहाँ बादल घिरे हुए थे। यहाँ पहले ही अंधेरा होने वाला था और मेरा भाई उस समय जंगल में गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। इस तरह मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल ग्राउंड में खेलता रहा। मेरा भाई रात के 10 बजे तक भी नहीं आया और जब मैं घर 10 बजे पहुंचा, मैं माँ से पूछ रहा था, भैया कहाँ है? माँ ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ होंगे ना, जंगल में गए थे, तुम आ गए, वो आए नहीं। मैंने कहा, भैया आए नहीं, इसका मतलब जंगल में अब भी वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। इतनी रात को कौन लकड़ी काटता है? वो तो कुछ लकड़ियाँ लेने गए थे, इतना समय कैसे लग गया? मैं घबरा गया था, आखिर कोई हादसा ना हो गया हो। इसके बाद गाँव के कुछ लड़के, कुछ आदमी मैंने इकट्ठा किए और मैं उसी तरफ बढ़ चला जहाँ मेरा भाई लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था। उसी तरफ गांव वाले लकड़ियां उठाने, काटने, फल तोड़ने के लिए जाया करते थे। ये जंगल के पीछे वाला इलाका था। वहाँ पर कुछ दलदलिया इलाके भी थे। वहाँ काफ़ी खतरनाक जानवर भी रहा करते थे, लेकिन दिन के वक्त वो इंसानों पर हमला नहीं करते थे। रात को कोई लकड़ी काटने जाता नहीं था, इसलिए अब तक किसी पर हमला हुआ नहीं था। पहली बार मेरे भैया रात के 10 बजे तक घर नहीं पहुंचे। मैं घबराया हुआ, सब वहां टॉर्च की रोशनी मारकर भैया को ढूंढे जा रहे थे। उस जंगल में कुल 35 लोग थे जो मेरे भाई को ढूंढ रहे थे। जब हम उस जगह पहुंचे जहां पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काटा गया था, उस जगह दूर से ही बिखरे हुए कपड़े देख हमें लगा था किसी जानवर ने हमारे भाई पर हमला तो नहीं कर दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भागकर जब एक पेड़ के पीछे मैंने अपने भाई का हाथ देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। दूर से तो लगा था ये कटा हुआ हाथ है, लेकिन वो बाजू मेरे भाई के धड़ के साथ जुड़ी हुई थी और मेरा भाई वहाँ बेहोश पड़ा था, जिंदा था। मैं तेज़ी से भागकर अपने भाई को हिलाने लगा। वो जिंदा तो था, लेकिन काफ़ी बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, शरीर उसका हिल नहीं रहा था। मैंने गांव वालों को आवाज़ें लगाई और सब ने मिलकर मेरे भाई को उठाया और उसके बाद हम गांव की तरफ बढ़ गए। हर कोई डर रहा था, किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा, क्योंकि उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो काफ़ी फटे हुए थे। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने मेरे भाई पर हमला किया होगा। जल्द से जल्द उसे गांव में पहुंचाया गया और गांव के वैद्य को ही बुलाया गया, क्योंकि डॉक्टर हमारे गांव में है नहीं, हमें शहर जाना पड़ता है। लेकिन वैद्य भी काफ़ी अच्छे से काम कर देता है। जब वैद्य को बुलाया गया था तो उसने देखकर ये कह दिया था, ये खरोंच के निशान किसके हैं, ये पता करना होगा। वो शरीर पर काफ़ी कट के निशान थे। उनके ऊपर दवा दारू तो लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी मेरा भाई बोल नहीं पा रहा था।
आंखें झपका पा रहा था, लेकिन उसकी ज़बान से कोई शब्द निकल नहीं रहा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो या किसी जानवर ने, किसी जहरीले जानवर ने उसे काटा होगा। मैं डरा हुआ था, हर कोई रो रहा था। मेरी माँ, मेरे पिता, वहाँ उनकी आवाज़ें सुनकर मेरे चेहरे पर जो मुस्कान रहती है ना, आज पहली बार उड़ी हुई थी। मैं भी रो रहा था। पूरी रात वो वैद्य मेरे भाई के पास रहे थे और मेरा भाई बार बार हिलता रहता। ऐसा लगने लगता जैसे जहर शरीर में काम कर रहा हो। उसका शरीर अकड़ रहा था, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन उसके बाद सुबह होने से पहले पहले ही कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे थे कि वो वैद्य बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे भाई के शरीर के ऊपर थोड़े थोड़े बाल उगने लगे थे। बाल उगने में हफ्ते और महीने का समय लगता है। यहाँ एक रात में मेरे भाई के शरीर से काले काले रंग के बड़े बड़े मोटे बाल निकलने शुरू हो गए थे और पूरे शरीर पर बाल निकल रहे थे। इसके बाद वैद्य डरता डरता कहने लगा था, अभी मुझे सिर्फ शक है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर इसके हालात और बदले तो हमें कुछ इलाज करना होगा। मैंने वैद्य को कहा था, इलाज करिए। तो वैद्य ने कहा, वो इलाज इतना साधारण नहीं होता, पहले तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर हुआ क्या है? जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं? जब सुबह हुआ, मेरे भाई को शहर की तरफ ले जाया गया। वहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई, भाई को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहाँ उसका इलाज हुआ। जो शरीर के ज़ख्म थे उन पर वैद्य ने अच्छे से मरहम पट्टी की थी, तो ज़ख्म ठीक हो गए थे। वो अभी पट्टी के ज़रिए भरे नहीं थे। इस तरह दवाई लगाई गई, इंजेक्शन लगाया गया, खून का टेस्ट किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा कि शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं है, इसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन शायद ये जानवर को देखकर डर गया, इसलिए बोल नहीं पा रहा है और ये बिल्कुल होश में है, कोमा में नहीं है, लेकिन इसका शरीर अभी काम नहीं कर रहा, बार बार इसे नींद आ रही है। मेरा भाई बार बार शरीर अकड़ने का जैसे बहाना सा ढूंढता रहता। वो बोलने की कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता, हाथ हिलाने की कोशिश करता। इस तरह डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे उसे आखिर हुआ क्या। 1 से 2 दिन मेरा भाई वहाँ पर रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी, दवाइयाँ दे दी थी और कहा था ये घर पर रहकर अच्छे से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, कोई जहर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद हमें पता चला मेरे भाई के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए थे और इसका कारण डॉक्टर के पास भी नहीं था। यहाँ शरीर पर बाल आना, मेरे भाई के लंबे लंबे दांत निकलने शुरू हो गए। दांत इतनी आसानी से नहीं बढ़ते, आपको तो पता होगा, दांत बढ़ने में सालों का वक्त लगता है और मेरा भाई 2 दिनों में काफ़ी लंबे दांत बढ़ा चुका था। सर पर पहले सफ़ेद बाल हुआ करते थे, लेकिन सारे बाल काले रंग के घने हो गए थे, जैसे सफ़ेद बालों को भी डाई कर दी गई हो। इस तरह का शरीर में असर हो रहा था कि सब डरे हुए थे। मेरा भाई बोल नहीं पा रहा था और लिखने के लिए जब भी वो हाथ में पेन लेता, वो लिखने की कोशिश करता लेकिन लिख भी नहीं पाता, उसकी उंगलियां जैसे रुक जाती। फिर वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगा था। उस रात उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, तो उसे एक कलाई से जैसे बड़ी सी चेन से बांध दिया गया था। वहाँ डॉक्टर को शक था कि उसे रेबीज़ ना हुआ हो। सारे टेस्ट करवा दिए गए थे, रेबीज़ का इंजेक्शन लगा दिया गया था। फिर भी मेरा भाई अजीब अजीब हरकतें करे जा रहा था। तब वैद्य ने कहा था, देखो इसके शरीर पर बाल आ गए हैं ना, पूरे शरीर पर बाल। मैंने कहा हाँ। इसकी आंखें देखो, आंखें पीली पीली सी हो गई हैं ना। मैंने कहा हाँ। इसके शरीर के बाल, इसके बड़े बड़े दांत, देखने में बताओ ये कैसा लग रहा है। मैंने कहा जानवर जैसा। तब वैद्य ने कहा, मेरी बात पर यकीन करोगे? जो मैं बताने वाला हूँ क्या तुम यकीन करोगे? मैंने कहा हाँ मैं यकीन करूँगा। तो वैद्य ने मुझसे कहा था, मुझे लगता है इसे किसी भेड़िया मानव ने काटा है। अब ये धीरे धीरे भेड़िया बन जाएगा और इसे बचाने का एक ही रास्ता है, हमें किसी बाबा को बुलाना होगा, किसी ऐसे को जो इसकी जानकारी रखता हो। मैंने ऐसे इंसान को पहले भी देखा है जिसे भेड़िया मानव ने काटा हो। धीरे धीरे तड़प कर वो जानवर बन जाता है और जंगलों में कहीं भाग जाता है, दोबारा उसे ढूंढा नहीं जाता। इसके साथ भी यही होगा। विज्ञान इन बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबूत नहीं मिलते। वो धीरे धीरे जैसे जानवर में बदलकर जंगल में रहना शुरू कर देता है। ये भेड़िया मानव का असर है, मेरी बात पर यकीन करो। मैंने यकीन कर लिया। तब वैद्य के साथ मिलकर अगले ही दिन हम एक बाबा को घर में लेकर आए थे।
उस बाबा ने अच्छे से चेक किया। उन्होंने वहाँ पर कई झाड़ फूक की, मंत्रों का उच्चारण किया, घर में शुद्धिकरण का काम किया और उसके बाद उस बाबा ने कहा था, ये किसी शाप के कारण फंसा हुआ है। उस भेड़िया मानव ने इसे सिर्फ काटा ही नहीं, इसे शाप का हिस्सा दे दिया। अब शाप के हिस्से को इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। शाप कैसे काम कर रहा है तुम्हें ये पता करना होगा। वहीं उस जंगल में उसी भेड़िया मानव से जवाब मिलेगा और ये जवाब बहुत मुश्किल भरा होगा। ये काम करने के लिए तुम्हें उतना ही खतरा उठाना पड़ेगा जितना खतरा इसे उस भेड़िया मानव के सामने आया था। अब तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ, और तुम इसका जवाब ढूंढने के लिए जब वहां पर जाओगे तुम्हारा हाल भी यही हो सकता है। क्या तुम ये खतरा उठा सकते हो? अब उस बाबा ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें उस जंगल में अकेले जाना होगा। मैं तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांध देता हूँ। इस धागे से असर ये होगा कि जब वो भेड़िया मानव तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, ये शक्ति तुम्हारे ऊपर असर करनी नहीं देगी। लेकिन अगर तुम कमज़ोर पड़ गए तो वो साधारण इंसान के रूप में तुम्हें पीट सकता है, मार सकता है, लेकिन तुम्हें भेड़िया मानव नहीं बना पाएगा। अब बताओ, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? मैंने हामी भर दी थी। उस बाबा ने मेरी कलाई पर वो काला धागा बांध दिया और रात के 10 बजे मुझे उस जंगल में जाना था। रात के 10 बजे मैं भी उसी जगह पर पहुंच गया था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। मैं नाटक करने वाला था कि मैं वहां लकड़ियां काटने वाला हूं। इस तरह वो भेड़िया मानव मुझे मारने के लिए आएगा और मैंने कई हथियार अपनी जेब में, अपनी जुराब में फंसा रखे थे ताकि मैं उस पर हमला कर पाता। इस तरह चाकू, छुरियां अपने कपड़ों में इतनी मैंने छिपा रखी थी कि कुछ तो मुझे चुभ रही थी, लेकिन भाई को बचाने के लिए दर्द सह सकता हूं मैं। अपनी उस कुल्हाड़ी को लेकर जब उस जगह पहुंचा, मुझे डर लग रहा था। यहाँ कई और जानवर भी हैं जो इंसानों पर हमला रात के वक्त कर सकते हैं। इसे वैसे ही डरावना जंगल नहीं कहा जाता। मैं एक पेड़ पर उस कुल्हाड़ी को बड़े ज़ोर ज़ोर से मारने लगा था, जिससे आवाज़ ज़्यादा आती। कभी कभी नीचे बैठ जाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। जानबूझकर मैं बहाने लगा रहा था कि दूर दूर तक आवाज़ें आए और ऐसा भी ना लगे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। अब आसपास से किसी जानवर के चलने की आवाज़ आने लगी थी और मुझे ये तक पता नहीं था ये कौन सा जानवर है। मुझे कितनी तैयारी करनी होगी। क्या ये कलाई पर बंधा हुआ ये धागा मुझे बचा सकता है या नहीं? एक भेड़िया मानव से सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अगर कोई भयानक बड़ा और जानवर आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास सवाल थे, जवाब मुझे समय देने वाला था। वहाँ खड़ा लकड़ी पर मैं बार बार कुल्हाड़ी मारता रहा और हर एक कुल्हाड़ी के साथ जैसे वो भेड़िया मानव हो या कोई इंसान हो जो समझदार हो, लकड़ी पर मारे गए हर कुल्हाड़ी के वार के साथ पास से आवाज़ आती और उसके बाद बंद हो जाती। जैसे कोई समझदार था कि हर आवाज़ के साथ छलांग लगाकर आगे बढ़ना है और फिर चुप हो जाना है ताकि मुझे पता न चल पाए। लेकिन मैं कुल्हाड़ी के साथ साथ अपने कानों को भी चला रहा था। मैं हमेशा से तेज़ दिमाग रहा, भले ही पढ़ाई में नहीं, लेकिन वैसे मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। इस तरह मैं लकड़ी की आवाज़ को धीमा कर रहा था और एक बार तो उस लकड़ी को मैंने घुमाया और उस पेड़ पर मारा ही नहीं, बस हवा में घुमा दिया। इस तरह छप की आवाज़ जब पास के पेड़ से आई थी, मैं जान गया ये मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जानवर नहीं हो सकता ये ज़रूर वो भेड़िया मानव है जो इंसानों जैसा सोच सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो छप की आवाज़ आई, मैंने वो कुल्हाड़ी घुमाकर उस अंधेरे में दे मारी। टक करके ये आवाज़ आई और एक पेड़ पर ये कुल्हाड़ी छप गई थी। इतनी ज़ोर से मारी थी मैंने, और जो भी था उस पेड़ के पीछे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब मैंने हाथ में लंबी सी वो तलवार निकाल ली थी जिसे सुबह से तेज़ करता जा रहा था मैं अब उस पेड़ के ऊपर देख पा रहा था वो क्या चीज़ है। आधा इंसान जैसा, आधा भेड़िए जैसा, और वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, मैंने भी वो तलवार घुमाई, लेकिन एक भेड़िया कितना तेज़ होता है मैं समझ ही नहीं पाया।
उसने पहली छलांग लगाई मेरे शरीर से लगभग 3 से 4 फुट की दूरी से, जैसे एक तरफ मुड़ गया। तलवार घुमाई मैंने और वो एक तरफ होके मेरी बाजू से उस तलवार को नीचे गिरा चुका था और उसने पंजों से मुझे धक्का मारा। मैं पीछे गिर गया। इससे पहले कि मैं कोई और तलवार या चाकू निकाल पाता, उसने अपने पंजे मेरी छाती पर रख दिए और मेरे बाजू मेरे शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उसने मेरे मुंह की तरफ अपना मुंह खोलकर इस तरह लार टपकाई कि मेरे हाथ सन्न। मुझे लगा कि मैं चाकू निकालूंगा उससे पहले ये मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। और मेरा यकीन कीजिए, आपके करीब कोई भी जानवर आ जाए, अगर वो आदमखोर है तो उसकी आवाज़ आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। आपका दिमाग जानता है आप शिकार बनने वाले हैं और उसके गुर्राने की आवाज़ ने मुझे सन्न कर दिया। ये आवाज़ मेरे शरीर में जैसे हलचल मचा चुकी थी। आंखें बंद कर ली मैंने। मौत को कबूल कर लिया था। अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं जैसे मौत के बिल्कुल मुंह में था। ये उस भेड़िया मानव का मुंह नहीं, जैसे मौत का ही मुंह था। तभी उस भेड़िया मानव ने अपने वो पंजे मेरी छाती से हटाए और वो 4 कदम पीछे हो गया। उसके पिछले पंजे इंसानी पाँव जैसे थे, अगले पंजे भेड़िए जैसे और मुंह पूरी तरह से भेड़िए जैसा। लेकिन पीछे जब वो पहुंचा, अपने 2 पैरों पर था, 2 पैरों पर खड़ा इंसानों की तरह एक पेड़ के करीब अपने पंजे नाखूनों से जैसे उस पेड़ को खुरच रहा, जैसे अपना गुस्सा वो उस पेड़ पर निकाल रहा था। मैं पहले तो शरीर को संभाल ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मौत कबूल करने के बाद खुद ब खुद आत्मा शरीर से निकलने वाली हो। फिर कुछ संभला, डर कम हुआ, दिल की धड़कन मेरे काबू में आने लगी। तब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया, क्योंकि एक बार उसने मुझे छोड़ दिया, शायद दोबारा मुझे ऐसा मौका ना मिले। मैंने हिम्मत जमा की और सामने से आवाज़ आई, चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मारना ही होता मैं पहले मार देता। भेड़िए जैसा मुंह लेकिन इंसानी शब्द, वो मुझसे बात कर रहा था। तब मैं कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछने लगा, मारा क्यों नहीं? फिर मारा क्यों नहीं? तो वो कहने लगा, मारना नहीं चाहता इसलिए नहीं मारा। हो कौन तुम? यहाँ क्यों आए हो? पहले भी एक इंसान आया था, उसे तो मैंने वापस भेज दिया। तुम एक और आए हो, तुम क्या चाहते हो? मैं अब हिम्मत जमा करके अपनी आवाज़ को कठोर करके उससे कहने लगा था, जिसे तुमने शिकार बनाया वो मेरा भाई था। मैं बदला लेने आया हूँ। तुमने मेरे भाई को अपने जैसा बना दिया। मेरे भाई को ठीक कर दो, उसे ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वो हंसते हुए कहने लगा था, उसके भाई हो तुम? कहा था उसने मेरा भाई है, ज़रूर आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई पर हमला किया। पहले मेरा मन बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा भाई यहाँ लकड़ियाँ काट रहा, आस पास मैंने उसे थोड़ा दिखाया अपना दृश्य डरावना, वो भागा नहीं। उसे लगा मैं कॉस्ट्यूम पहनकर कोई टेडी बेयर बना घूम रहा हूँ। फिर मैं उसके सामने आ गया। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी से वार करने लगा। भेड़िया मानव की रफ्तार उसे पता नहीं थी। 1 मिनट में मैंने वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली। वो अभी मुझसे लड़ना चाहता था, पत्थर मारे जा रहा था। मैंने पत्थर उसके हाथ से पकड़ने चाहे, लेकिन मेरे दांतों से उसके हाथ को काटा गया। अब मैं जानता था मेरे दांतों से काटा हुआ कोई भी इंसान भेड़िया मानव बनेगा, और वो भी इस रात। पूर्णिमा की रात थी ये, और इसमें मैं काटूंगा अगर रात के वक्त किसी को, वो भेड़िया मानव मेरे जैसा बनेगा, लेकिन पूरी तरह से बौखलाया जानवर जैसा। मैं शापित हूँ, मैं इंसान आधा और आधा भेड़िया हूँ, वो पूरा भेड़िया बनेगा। अब मैं क्या करता? इसके बाद मैं उसे समझाना चाहता था कि मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं बस तुम्हें डराना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। और तुम्हारा भाई धीरे धीरे अब लकवाग्रस्त सा होने लगा था, क्योंकि मेरा ये जहर ऐसे ही काम करता है, ये मारता नहीं भेड़िया बनाता है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि मेरा एक भाई है, वो यहाँ ज़रूर आएगा। मैंने उससे कहा था आने दो, अब कोई भी आ जाए कोई कुछ नहीं कर सकता।
मैं जिस मजबूरी में हूँ मैं बता नहीं सकता। अब मैं ये जानता था कि ये भेड़िया मानव भी एक मुसीबत में है, तो क्यों ना इससे रास्ता ढूंढने की कोशिश करूं। मैं उस भेड़िया मानव को कहने लगा था, तुम मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और तुम बुरे भी नहीं लग रहे। अगर मारना चाहते मुझे मार सकते थे। मेरे भाई को ठीक कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो वह भेड़िया मानव कहने लगा, अगर ठीक कर सकता तो उसी वक्त कर देता। यहाँ पर मैं किसी का शिकार नहीं करता जानवरों के सिवा। हाँ, कुछ ना कुछ तो खाना होता है ना। भेड़िए जैसा शरीर है, भूख ज़्यादा लगती है, फल सब्जियों से काम नहीं चलता। अब जानवर ऐसी चीज़ें खाते ही हैं। इंसान ज़रूर मैं शाकाहारी था, लेकिन भेड़िया मानव बनने के बाद मांसाहारी बन गया। अब मजबूरी है, लेकिन खाना होता तुम्हारे भाई को खा जाता। छोड़ दिया ना, अब मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा, देखो मेरा भाई घर चलाता है, मेरे माँ बाप को वही संभालता है, मैं तो निकम्मा हूँ, काम भी नहीं करता। मेरे भाई को ठीक कर दो, तुम मुझे भेड़िया मानव बना दो। तो वो भेड़िया मानव गुस्से में कहने लगा था, ये कोई 1 बाय 1 ऑफ़र चल रहा है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ़र चला हुआ है कि ये दे दो वो ले लो। अब काट हो गया मुझसे, मैं क्या करूँ, बन गया वो भी भेड़िया। मैं कहे तो जा रहा हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं खुद मजबूर हूँ। मैं इंसान था, भेड़िया मानव बन गया। मैं खुद ठीक होऊंगा तब तुम्हारे भाई को ठीक कर सकता हूँ। तब मैंने उस भेड़िया मानव को कहा, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो भेड़िया मानव मेरे पास आया और कहने लगा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? अगर मैं भेड़िया मानव ना रहा तो तुम्हारा भाई जो मेरी इस शक्ति के कारण भेड़िया बना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तुम मेरे लिए वो काम करोगे जो मैं खुद नहीं कर सकता। मैं थोड़ा डरा, लेकिन अब रास्ता एक ही बचा था, तो मैंने उस भेड़िया मानव से एक सौदा किया। उसने कहा, यहाँ जंगल के पीछे पहाड़ी में गुफा बनी हुई है, उस गुफा में एक जिन्न रहता है, लेकिन वो जिन्न साधारण जिन्न नहीं है। मैंने उस भेड़िया मानव से पूछा था, आखिर साधारण जिन्न नहीं है तो कैसा जिन्न है? उसने कहा, सबसे बड़ा चवल जिन्न। मैंने कहा, चवल जिन्न? क्या वो चावल खाता है इसलिए चावल जिन्न? तो उसने कहा, नहीं, चावल जिन्न नहीं, चवल जिन्न। अब तुम्हें बताता हूँ चवल किसे कहते हैं। एक होते हैं मूर्ख और कमीने, एक होते हैं महामूर्ख और महाकमीने, और उनके ऊपर आते हैं चवल। ये वैसा ही चवल जिन्न है। एक चवल इंसान संभालना मुश्किल होता है, ये चवल जिन्न है जिसके पास शक्तियाँ हैं। और मैं गलती से वहाँ पर पहुँच गया था खजाना ढूंढने के लिए। किसी ने मुझे पागल बना दिया और मैं उस जिन्न की चंगुल में फंस गया। अब वो चवल ने मुझे एक भेड़िया मानव बना दिया। अब मैं उस पहाड़ी में जा नहीं सकता, वहाँ पर मैं गया हमेशा के लिए भेड़िया बन जाऊँगा। अगर मैं यहाँ रहा तो इस तरह शिकार करता रहूँगा। अगर कोई मेरे लिए वहाँ चला जाता तो मुझे फ़ायदा होता, लेकिन एक भेड़िया मानव से सौदा कौन करता? तुम कर रहे हो। तुम्हारे भाई को बचाने का एक ही रास्ता, वहाँ जाओ, एक गिलास मिलेगा जिसमें एक शरबत रखा हुआ है। अब उस शरबत में उसने मेरी शक्ति डाली है, मुझे आधा भेड़िया आधा इंसान बनाया है। उस शरबत को अगर मैं पूरा पी गया, मैं इंसान बन जाऊंगा, और मेरे इंसान बनते ही तुम्हारे भाई को काटने का असर खत्म, वो भी इंसान बन जाएगा। अब मैंने हामी भर दी थी, तो मैंने कहा, मैं जाऊंगा उस पहाड़ी पर, तुम्हारे लिए ग्लास में वो शरबत लेकर आऊँगा जिसमें तुम्हारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। फिर उस भेड़िया मानव ने मुझे समझाते हुए कहा, चवल जिन्न है वो चवल जिन्न। एक बात याद रखना, उन गुफाओं में रास्ते बहुत आसान हैं, लेकिन वो जिन्न रूप बदल बदल कर तुम्हें हंसाने की कोशिश करेगा। हंसना मत। मैं हंसा था इसीलिए फंसा था, तुम हंसे तुम भी फंसे। बस अपने मन को मजबूत कर लेना। जब उस भेड़िया मानव की ये बात सुनी, मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने कहा, मैं तो किसी मरगत पे चला जाऊं, वहाँ मेरी हंसी निकल जाती है, मैं खुद को कैसे संभालूंगा, मुझे हंसा देगा। तभी उस भेड़िया मानव ने कहा था, यही तो बात है ना, वो ऐसी बातें करता है कि किसी को भी हंसा देता है। उसने कहा है कि वो तो पंकज उदास को भी खुश कर सकता है। मैं बहुत डर गया था। अपने भैया को बचाने के लिए आखिरी रास्ता मेरे पास यही था, और वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा हंसाने वाला कोई। मैं पहले तो इसे कंपटीशन की तरह ले रहा था, लेकिन अगर मैं हारा तो मुझे बहुत दुख झेलने पड़ेंगे।
एक तो मेरा भाई भेड़िया बन जाएगा, दूसरा मैं वहाँ पर कैद हो जाऊँगा। हो सकता है मुझे भी वो भेड़िया मानव बना दे। अब क्या करूँ, जाना तो वहीं पर होगा। अब इस भेड़िया मानव के पास भी कोई रास्ता नहीं था, उसने मुझे दिशा बता दी। मैं चल पड़ा उस तरफ। अब जंगल में चलते चलते काफ़ी समय लग गया था। वक्त 2:30 से 3 बजे का होगा जब मैं उस जगह पर पहुंचा। उस पहाड़ी में एक गुफा थी और अंदर से गुनगुनाने की आवाज़ें और ऐसी आवाज़ें सुनकर पहले तो मुझे लगा शायद कोई गाना गा रहा होगा, कोई ना कोई वहाँ पर होगा, या वो जिन्न ही होगा जो मुझे मिलेगा, हंसाने की कोशिश करेगा। मैं हंसूंगा नहीं और सीधा सामने ग्लास पड़ा होगा, उस ग्लास को उठाऊंगा, उसके बाद भाग निकलूंगा। मैंने तो यही सोचा हुआ था। जैसे ही मैंने उस गुफा में पहला कदम रखा, वो गुनगुनाने की आवाज़ बंद और जैसे एक गाना चलना शुरू हो गया जिसके शब्द बदले बदले से थे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, बूढ़ी आंटी के मरने पर बहुत खुश है कोई। ये सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। इसे वो बूढ़ी आंटी की बात भी पता है। ये यकीनन जिन्न ही होगा। जब उस अंधेरी गुफा में मैंने कदम रखा था, चारों तरफ लाइट ही लाइट लगी हुई थी। यानी बाहर से अंधेरा लग रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही जैसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। अच्छे अच्छे बल्ब, नीचे टाइल्स लगी हुई थी। अच्छा खासा बड़ा सा होटल लग रहा था ये तो। इसके बाद सामने पत्थर की कुर्सी पर बैठा हुआ एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके बड़ी सी तूंद निकली हुई थी। उसने अपने सर के ऊपर अजीब सी टोपी पहनी हुई थी जिस पर कबूतर का पंख बड़ा लंबा सा लटका हुआ, और आंखों में काजल लगाए हुए। उसने होंठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसी के साथ गालों पर लाल लाल वो बंदर पाउडर लगाया हुआ था। अब कोई भी उसे देखकर हंस दे, लेकिन मैंने मन को कठोर किया हुआ था। ये हंसाने की कोशिश करेगा, मैं हंसने वाला नहीं। मैं तो वो हूँ जो 10 लोगों की एक साथ बेइज्जती कर सकता हूँ, हर किसी को हंसा देता हूँ, लेकिन मुझे कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। इसके बाद मैं जब उसके करीब गया, वो फिर से गाना गाने लगा। इलू 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 इलू, इलू का मतलब, बोलो इलू का मतलब। मैं ये गाना जानता हूँ, इसलिए मैंने भी गुस्से में जवाब दिया, इलू का मतलब आई लव यू। तब वो जिन्न कहने लगा, ओ ठरकी इंसान, इलू का मतलब हर बार आई लव यू नहीं होता। इलू मतलब इंस्टा लाइव अपडेट। अब देखो ये मेरे हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम पर लाइव रहना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बाकी जिन्न क्या कर रहे हैं, बाकी जिन्नजादियाँ क्या कर रही हैं। 1 मिनट के लिए मैं सन्न हो गया। जिन्न भी मोबाइल चलाते हैं, ये कैसा जिन्न है, ये पागल तो नहीं। फिर मुझे वो बात याद आई उस भेड़िया मानव की। चवल जिन्न, ये सबसे चवल जिन्न है। मैं उसके करीब गया और मैं उसके मोबाइल को देखने लगा। उसके मोबाइल पर किसी प्रिया एंजल की आईडी खुली हुई थी। उसके सब्सक्राइबर माइनस में 1 मिलियन थे। ये देखकर मैं भी हैरान सा हो गया, आखिर माइनस में भी इंस्टाग्राम के ऐसे फॉलोअर्स होते हैं। तब उस जिन्न से मैं पूछने लगा, ये कौन है? तो वो कहने लगा, प्रिया एंजल, ये एक जिन्नजादी है जो बहुत खूबसूरत है, देखो इंस्टा पे आईडी बनाई है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो भी जिन्न भूत प्रेत। हम माइनस में नज़र आते हैं, जिंदा वाले प्लस में होते हैं, हम माइनस में होते हैं। इसने बहुत सारी आईडीज़ बनाई थी। पहले कभी ऑर्कुट हुआ करता था, फेसबुक हुआ करता था। ये बहुत आईडी बनाकर घुमा करती थी, अलग अलग लड़कियों के दिमाग में घुसकर उनसे भी ये आईडी बनवाया करती थी। अब ये अपनी मेन आईडी चलाती है, इसीलिए माइनस में 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। मुझे लगा मैं बातों से भटक रहा हूँ, मुझे ग्लास का शरबत चाहिए। तो मैं उसको कहने लगा, मैं हंसने वाला नहीं ये माइनस की बातें बताकर, तुम मुझे वो शरबत दो, मैं उस भेड़िया मानव को ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों पर हंसी नहीं आ रही, क्या बकवास बातें करते हो? तो वो गुस्से में आ गया और मेरे पास आकर कहने लगा, एक बात बता, जब हम किस करते हैं तो हवा बाहर की तरफ छोड़ते हैं या अंदर की तरफ खींचते हैं? मैंने शर्माते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने कभी किस नहीं किया। तो उसने कहा,
बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ये सुनकर एक पल के लिए मैं हंसने वाला था। खुद को मैंने रोका। मैं हंसा तो समझो फंसा। फिर मैंने आंखें बंद की, अपनी हंसी को मुंह में रोका और मैं वहां खड़ा होकर कहने लगा, मैं नहीं हंसने वाला। जब मैंने किस नहीं किया, मुझे क्या पता अंदर खींचते हैं या बाहर छोड़ते हैं। और मैं जिस काम की बात करने आया हूँ वो काम बताओ। मुझे वो गिलास चाहिए। कहाँ पर है वो गिलास? वैसे तुम चवल जिन्न हो ना, इसीलिए जल्दी बताओ। मैं हंसने वाला नहीं, मैं तो तुम्हें हंसा दूँ। तो वो जिन्न कहने लगा, अच्छा तुम हंसने वाले नहीं, मैं तुम्हें हंसाने की पूरी कोशिश करूँगा। झूठ मैं बोल नहीं सकता, जिन्न झूठ नहीं बोलते। यहाँ अंदर गुफाएं शुरू हो जाएंगी। ये 5 स्टार होटल वाला कमरा बस यहीं तक था। पीछे वो गंदी वाली गुफाएं शुरू होंगी। और ये सामने रखी टॉर्च, उठा लो इसे। उसके बाद अंधेरे में आगे बढ़ना होगा। इन गुफाओं के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में ग्लास पड़ा है, उसे ले जाओ। जाओ ऐश करो, जा सिमरन जा। लेकिन याद रखना, गुफाएं मेरी, घर मेरा, टॉर्च मेरी, तो हंसाऊंगा भी मैं। मिलता रहूंगा तुमसे इन गुफाओं में। जाओ जल्दी से, भाग कर जाओ। मैं वो टॉर्च उठाकर सीधा उस गुफा के अंदर घुसने ही वाला था। मैंने वो टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी आंखों की तरफ पड़ी। कैसी टॉर्च थी जो आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जलती थी। फिर मुझे घुमाकर वो टॉर्च उल्टी करनी पड़ी। अब मैं आगे बढ़ रहा था और वहाँ अंदर से चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें। लेकिन मुझे हर चीज़ को समझना था। मैं रो सकता हूँ, डर सकता हूँ, हंसना नहीं है। ये हंसाने की कोशिश करेगा। आपने ज़िंदगी में ऐसी डरावनी जगह नहीं देखी होगी जहाँ डरना तो जायज़ है, हंसना मना है। यहाँ हंस नहीं सकते। मैं घबराया घबराया आगे बढ़ने लगा। अब आगे एक गंजा सा आदमी बैठा हुआ था, ज़मीन पर बैठा हुआ और हाथ में जैसे मिट्टी को पकड़कर अपने सर पर डाल रहा था। मुझे लगा ये भी कहीं यहाँ फंसा हुआ तो नहीं। मैं जल्दी से उसके पास गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगा, आखिर तुम कौन हो? उसने पहले पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस अपना काम करता रहा, सर पर मट्टी डालता रहा, सर पर मट्टी डालता रहा। अब आगे चौराहा सा था, 4 तरफ रास्ता जाता था और मैं जानता नहीं था किस तरफ जाना है। मुझे तो उस जिन्न ने कह दिया था कि पीछे तक जाना है। पीछे जाने का रास्ता कौन सा है? अब इससे पूछता हूँ, लेकिन ये बात नहीं करना चाहता। फिर जल्दी से मैंने उसके कंधों को पकड़ा और उसे खड़ा किया। मैं इस आदमी को पहचानता था और उसके शब्द भी जाने पहचाने थे। मुझे देखते ही उसने कहा, इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा। भाग गया यहाँ से। उसे देखते ही मैंने कहा, अरे सुपरस्टार आप। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और वो मेरी आंखों की तरफ घूरने लगा। तभी मैंने देखा उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बिल्ली जैसी थी। ये वो सुपरस्टार नहीं, ये वो जिन्न है जो रूप बदल कर यहाँ मुझे हंसाने के लिए आया है। चेहरे की मुस्कान ज़रा सी खींची थी, मैंने दोबारा बंद कर ली। जैसे ही मेरा होंठ बंद हुए वैसे ही सामने से वो बोलने लगा, ये बच गया, वरना ये चंटे के साथ क्या क्या मिलना था तुझे। वो दीवार में गायब। अब आगे जाने का वो चौराहा जिसमें 3 रास्ते पूरी तरह से बंद, एक सीधा रास्ता था। ये मुझे भटकाने के लिए ही था। अब उसी रास्ते से मैं आगे बढ़ने लगा। जब उस रास्ते में एक बढ़िया सी जगह पर पहुंचा, ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक कमरा हो। आखिर मैं कमरे में कैसे पहुंच गया? अब उस कमरे में 2 छेद थे। एक छेद गुफा के इस तरफ से अंदर पहुंचने का, दूसरा छेद उस गुफा से बाहर निकलने का, यानी कमरे से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आगे जाने वाला रास्ता। मैं उस कमरे में खड़ा होकर देख रहा था कि ये कमरा देखा देखा सा लग रहा है। चारों तरफ देखी हुई तस्वीरें, पास में पड़ा एक कंप्यूटर, वहाँ एक माइक रखा हुआ था और एक आवाज़ जो बाथरूम से आई थी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं बस सुनकर थोड़ा खुश हुआ। फिर मुझे लगा मुझे फंसाया जा रहा है, मैं वहाँ थोड़ी ना हो सकता हूँ। मैं उस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ चला। मैं जल्दी से उस गुफा से आगे निकल गया। पीछे से आवाज़ें तो आ रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब सामने वो ग्लास एक पत्थर पर पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि
कि उसे उठा पाऊंगा या नहीं। रोकने की कोशिश तो वो जिन्न करेगा ना। उसने हर कोशिश की मुझे हंसाने की, लेकिन जैसे ही मैं ग्लास के पास गया, सामने मैंने देखा कटप्पा बिकनी पहन कर नाच रहा था। और मेरा यकीन कीजिए, वहाँ पर मेरी हंसी निकलती निकलती बची। आप सोच सकते हैं आखिर कटप्पा बिकनी पहने हुए कैसा लग रहा होगा। मैं उस ग्लास को उठाने ही वाला था, तभी एक आवाज़ वहाँ पर गूंजी। वो बिकनी पहने हुए कटप्पा वो जिन्न ही था, ये तो पक्का था। लेकिन अब वो कटप्पा मुझसे एक सवाल पूछ रहा था। तुम्हें बताना होगा एक सवाल का जवाब। तुम ये ग्लास ले जा सकते हो। बताओ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब मैंने बाहुबली देखी थी, मैं हंसने वाला नहीं था। मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि भल्लाल देव ने कहा था। क्योंकि वो राजा था और कटप्पा गुलाम, तो कटप्पा को आज्ञा माननी ही थी, इसलिए कटप्पा ने मारा। सामने से उस कटप्पा ने कहा था, नहीं, ये कारण नहीं था मारने का। असली कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि ही कॉट मी इन द बिकिनी, इसलिए मैंने मारा। फिर से मैंने अपनी हंसी को रोका और मुझे लगा ये मुझे फंसाने की कोशिश करता रहेगा। ये कोई ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे मेरी हंसी निकल जाए। ये तो मैं खुद को संभाल पाया था, वरना अगर आप मेरी जगह होते तो अब तक फंस गए होते। मैंने वो ग्लास हाथ में पकड़ा। उसमें सच में लाल रंग का शरबत था। अब इस शरबत को मुझे उस भेड़िया मानव को देना होगा, तब मेरा भाई बच पाएगा। जब उसके बाद मैं भागता भागता बाहर की तरफ जा रहा था, आसपास से कई आवाज़ें आ रही थी। हर आवाज़ को मैं इग्नोर करता गया। कहीं कहीं से अजीब जानी पहचानी सी जैसे बातें सुनाई दे रही थी। मैं याद नहीं कर पा रहा था ये आवाज़ कहाँ पर सुनी है। मेरा नाम है मखदुन्नी, मैं देता हूँ ऐसी चुम्मी। ये आवाज़ सुनकर भी मैं हंसी रोक पाया था, लेकिन किसी तरह जब मैं बाहर वाले उस टाइल्स पर पहुंचा, वो गुफा का बाहरी हिस्सा नज़र आ रहा था। बस मैं बाहर निकलना चाहता था, तब वो जिन्न उस कुर्सी पर बैठा कहता जा रहा था, खजाना नहीं चाहिए? खजाना चाहिए तो इस दिशा में भी जा सकते हो, अंदर बहुत सारा खजाना मिलेगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे पैसा धन नहीं चाहिए, मेरा भाई कमा सकता है। उसने कहा, अच्छा, भाई को ठीक इसलिए करना है ताकि भाई कमाए, खुद नहीं काम करोगे, खुद ऐश परस्ती करोगे। ऐश परस्ती नहीं करनी तो ले जाओ थोड़ा सा सोना चांदी, इस तरफ जाओ, सबसे पीछे वाले एरिया में ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। अब जाने से पहले मैं उस जिन्न से थोड़ा बदला लेना चाहता था। मैं भरा पड़ा था हंसने के लिए, मजाक करने के लिए। तो मैंने वहाँ उस जिन्न से कहा, मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, तुम एक जवाब दो, बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तब वो जिन्न हैरान सा हो गया और कहने लगा, अच्छा, मेरा सवाल मुझी से, तो देता हूँ सही जवाब, बिकॉज ही कॉट हिम इन द बिकिनी। मैंने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। वो कहने लगा, तो क्या बात है? पहली बात तो वही जो तुमने कही, अब दूसरी बात जो मैंने बताई, इसके सिवा कोई कारण हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, एक कारण है, क्योंकि राजमौली जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने कटप्पा को कहा था कि तुम ही मारोगे, इसीलिए कटप्पा ने ही मारा। तब वहाँ वो जिन्न उस कुर्सी पर बैठकर कुछ समय तक सोचता रहा, फिर हंसने लगा और उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इतने में मैं भागकर गुफा से बाहर आ गया। और जब मैं गुफा से बाहर आया, एक पेड़ के पास खड़ा होकर जो मैं हंसा, मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अंदर से वो जिन्न हंसे जा रहा था। उसकी हंसी अंदर रुक नहीं रही थी, मेरी हंसी बाहर रुक नहीं रही थी। मैं उस ग्लास को लेकर दूर भागता गया और उस गुफा से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, कमीने, मेरे डायलॉग कॉपीराइटेड हैं, किसी को सुनाकर हंसाना मत, ये सिर्फ मेरे हैं। मैं तो गुफा से दूर आ गया। उसके बाद वो भेड़िया मानव उसी जंगल में मिला। उसे जब वो ग्लास मैंने दिया, उसने वो शरबत पिया और वो इंसान बन गया। वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा खुश था। और उसके बाद मैंने उसको कहा, मेरे भाई को ठीक तो कर दोगे ना?
कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गांव जाऊं और मुझे जो चाहिए मुझे ना मिले। तब उसने उस ग्लास में कुछ बूंदें छोड़ी थी और कहा, अगर वो ठीक नहीं हुआ, इस ग्लास की बूंदें उसे ठीक कर देंगी। जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई ठीक था, फिर भी उस ग्लास की वो बूंदें मैंने उसे पिलाई ताकि कोई कसर न रह जाए। मेरा भाई भी ठीक हो गया था, वो भेड़िया मानव भी ठीक हो गया था, और इस तरह इस एडवेंचर में मैंने अपने भाई को भी बचा लिया और ज़िंदगी का सबक भी पा लिया। और मेरी ज़िंदगी की एक अजीब सी कहानी जो कभी किसी YouTube चैनल पर अपलोड होगी और लोग हंसेंगे उस कॉपीराइटेड चुटकुलों पर जो उस जिन्न के थे। इसी के साथ मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या सच में वो 3 जवाब ही थे या और भी थे? आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? आपको क्या लगता है? अपने जवाब ज़रूर बताइएगा।